नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बेटी के पेट में क्या था जो एक पिता अमीर हो गया। हमारे घर के पास एक बाप बेटी रहा करते थे। बेटी शायद 20 से या 21 साल की होगी, जबकि उसके बाप की उम्र 50 साल के करीब होगी। बाप अपनी बेटी के बारे में बहुत ही सावधान रहा करता था। कभी भी उसने अपने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा। हमेशा वक्त पर घर आता और अपनी बेटी की इतनी देखभाल करता जैसे कोई फूल की करता है। मैं भी अक्सर उन बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे लगता है कि जाकर साथ वाली नीलू से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है। क्या यह स्कूल नहीं जाती? माँ कहने लगी कि बेटा, ये लोग बहुत ही अजीब से हैं। खबरदार जो तुम उनके घर गई। या बाप बेटी 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बेटी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा। अजीब बात है। वैसे लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज भेजते हैं, लेकिन यह इंसान अपनी बेटी को घर से बाहर तक निकलने नहीं देता। देखो, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। बात तो यह सच भी थी। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक जाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है यह बाप बेटी नहीं बल्कि इनका कोई और रिश्ता है, वरना इस तरह अपनी बेटी को सारी दुनिया से छिपाकर तो कोई भी नहीं रखता। मैंने उनके घर बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता था। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो ज़रूर इसके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर वह आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का ज़माना ही ख़राब है। तुम भी उन लोगों से दूर रहो। यह ना हो कि तुम उनके घर जाओ तो कोई नई परेशानी बन जाए। मैं यह सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह सोच पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं किसी हाल में भी इस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। इन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। मैं या फिर भी थोड़ा भूल भाल गई थी, लेकिन एक दिन जब मैं उस घर के दरवाजे के आगे से गुजरने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। रोने की आवाज़ सुन मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके रोने से लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। मैंने घर के दरवाजे की कुंडी बजाई, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर मैंने घर के दरवाजे के बाहर लगी बेल पर हाथ रख दिया और तब तक नहीं हटाया जब तक दरवाज़ा खुल नहीं गया। दरवाज़ा खुला तो सामने वही अंकल खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। क्या बात है लड़की, इस तरह किसी के घर के दरवाजे का बेल नहीं बजाती? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? उनकी यह बात सुनकर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा, अंकल माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। अपनी उम्र देखो और मुझे देखो। तुम जाकर पहले अपने आप को संभालो। तुम अभी छोटी हो, इन मामलों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अंकल ने मुझे खरी खरी सुनाकर दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान होकर सोचने लगी, कितना बदतमीज़ इंसान है। मैं तो इसकी मदद करने आई थी, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही बातें सुना दी। मैंने घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ मुझे मारने को दौड़ी। बोली कि तुम्हें इन बाप बेटी के मामले में पढ़ने की ज़रूरत क्या है? आखिर मैंने तुम्हें एक बार समझाया है, 2 बार समझाया है कि तुम्हें आज अपने बाप से बातें सुननी पड़ेंगी। मैं आज तुम्हें बाबा को यह बात बताऊंगी कि तुम बिना वजह की हमदर्दियाँ जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। ठीक कहते हैं वह बाबा जी, तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? मैं यह बातें सुनकर खामोश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके ही रहूँगी जो उस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव ला सकूं।
एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई, जिसका घर उसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने अपनी सहेली से कहा कि हम छत पर चलेंगे। आजकल पतंगों का मौसम था। लड़के खूब पतंग उड़ा रहे थे। हम भी यही सब कुछ बैठकर देखा करते थे। मैं और मेरी सहेली जैसे ही छत पर गए, यह देखकर मेरी हैरत के इंतहा न रही कि उस बूढ़े का घर भी मेरी सहेली के घर से जुड़ा था। उसके घर का आंगन हमारी छत से नज़र आ रहा था, यानी मैं और मेरी सहेली जहाँ खड़े थे वहाँ से उस बूढ़े के घर का आंगन नज़र आ रहा था। मैं यह देखकर खुश हो गई। मेरी सहेली बोली, इसमें खुश होने की क्या बात है? मैंने कहा, अब मैं उस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो इस घर के अंदर रहती है। अच्छा, तो यह बात है। क्या तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं करनी? वह नाराज़ होने लगी। तो मैंने उससे भी सारा मामला बता दिया। मैंने उससे कहा कि इस घर में अकेले बाप बेटी रहते हैं और उस लड़की का बाप अपनी बेटी से किसी से बात नहीं करने देता, ना ही किसी को अपने घर जाने देता है। उसकी बेटी के रोने की आवाज़ें भी आती हैं। अगर हम उससे बात कर लें तो हो सकता है कि कोई हल निकल आए। हो सकता है कि उसकी बेटी को कोई बड़ी परेशानी हो और वह यह बात सबसे छुपा रहा हो। लगता है कि हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली ने मेरे आगे हाथ जोड़ दी और बोल दी, जानती हो यह घर किसका है और तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसकी बात ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। क्या मतलब? यहाँ बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी ही तो रहते हैं। क्या तुम्हें अच्छी तरह पता है कि यह बाप बेटी ही हैं? हाँ, बाप बेटी ही हैं। वह अंकल तो यही कहते हैं कि इस घर में उनकी बेटी रहती है और तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो? बाप बेटी नहीं तो क्या पति पत्नी है? हाँ, पति पत्नी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पत्नी की उम्र कम हो और पति बड़ी उम्र का हो, इसलिए वह अपनी पत्नी को किसी से मिलने न देता हो कि कहीं लोग उसे यह ना कह दें कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत कम उम्र की है और जबकि तुम्हारा पति ज़्यादा उम्र का है। हाँ, हो तो यह भी सकता है, लेकिन देखो, जो भी हो है तो वह भी एक औरत ना। उसे भी तो ज़रूरत हो कि किसी की उसकी मदद करें, कोई से बात करें और फिर उससे बढ़कर अगर उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो तो उसे हमारी ज़रूरत हो सकती है। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह बूढ़ा हमें इससे बात करने देगा। बेहतर है कि हम अपने काम से काम रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने काम से काम रखें तो उस बेचारी की मदद कौन करेगा? अभी मैं और मेरी सहेली यह बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की हमें आंगन में चलती फिरती नजर आई। मैंने उसे देखकर अपनी सहेली को इशारा किया कि वह आंगन में आ गई है। अगर हम चाहें तो उससे बात कर सकते हैं। मेरी सहेली कहने लगी, तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। खामखा मैं उस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करवा सकती। यह लड़की मेरी कुछ नहीं लगती जो मैं उसकी फिक्र करूँ। अपनी सहेली के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारे से अपनी तरफ इस्माइल की कोशिश की। मैंने उसे इशारा किया। काफ़ी देर बाद उसने ऊपर मुड़कर देखा। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि उसने कम से कम मेरी तरफ देखा तो। अब मैं उससे बातचीत कर सकती थी। मुझे देखते ही वह अंदर को जाने लगी थी। फिर मैंने उसे इशारे से कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक दुखी सी मुस्कुराहट उभरी और वह सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। उसे देखकर मैं खुशी की इंतहा न रही। वो एक जवान लड़की थी। उसे देखते ही लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी से बहुत सारे दुख उसने झेल लिए हों और अब वह दुख सहने की ताकत उसमें न रही हो। मैंने उसके आते हुए उसे नमस्ते किया। वह मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया? मैंने कहा, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम दुखी हो, तुम रोती रहती हो। मुझे तुम्हारा एहसास है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? बोली कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? उसकी यह बात मुझे बहुत ही दुखी लगी। मैंने कहा, तुम एक अच्छी चरित्र की लड़की हो। तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होगा? अगर तुम चाहो तो तुम मुझे हर तरह की बात बता सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी और वादा करती हूँ किसी दूसरे इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊँगी। मेरे तो राज मेरे बाबा को भी नहीं पता। क्या वह सच में तुम्हारे बाबा हैं? मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। हाँ, मेरे बदकिस्मत बाबा। एक बदकिस्मत बेटी का एक बदकिस्मत बाप।
मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया। लेकिन जब मैं अपनी कहानी याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा ने जो किया वह ठीक ही किया। मैं इसी काबिल थी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। वह तो पहेलियाँ बुझा रही थी। मेरे पास वक्त कम था। इतने में मेरी सहेली ऊपर छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी माँ के साथ घर वापस चली गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी सहेली के घर जाकर उस लड़की से बातचीत किया करूँगी। हो सकता है वह अपना दुख दर्द मुझे बताकर अपने दिल को हल्का कर ले। अगले दिन मैं फिर अपनी सहेली के घर गई। मैंने छत से देखा तो वह लड़की रोज़ की तरह आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसे इशारा किया तो वह भी हाथ से इशारा करके बोली, मैं ऊपर नहीं आ सकती। तुम चाहो तो छत से होकर नीचे की तरफ आ सकती हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर सोचा कि अगर मुझे उसकी मदद करनी ही है तो क्यों ना अच्छी तरह से ही करूं। मैं छत कूदकर उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वह बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? कहो तो मैं अपने घर से दवा लाकर तुम्हें दूं। नहीं, यह वह दर्द नहीं है जो तुम समझ रही हो। यह मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन जब तक तुम अपनी परेशानी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? बस तुम मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती हो। ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि ऊपर वाला मुझे माफ़ कर दे। मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और मेरे बाबा बहुत पवित्र हैं। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसके साथ घृणा का इजहार नहीं किया। मम्मी मुझसे कहने लगी, मुझे चाय बनाकर दे दो। मैं उसके घर के अंदर पहली बार आई थी। मैंने देखा उसका किचन साफ सुथरा था, लेकिन घर में अजीब सी वीरानी थी। उसने कहा कि तुम मेरे कमरे में चलकर बैठो। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अगर वह बात माँ को पता चल गई तो वो मुझसे कितनी खफा होगी कि मैं उसके मना करने के बावजूद उस लड़की से न सिर्फ घर चली गई बल्कि दीवार भी छलांग ली। ऐसा भला जवान लड़कियां कब करती? लेकिन उस लड़की की शक्ल और उसकी दुख भरी बातें आप भी सुनते तो आप भी यही करते। खैर, मैंने उसे चाय बना कर दी और फिर उसके कमरे में आ गई। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि गरीब से दिखने वाले इस बाप बेटी के पास काफ़ी कुछ था। उस लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े बिछा रखे थे और यह काफ़ी महंगे कपड़े थे। उन कपड़ों के ऊपर मोती सितारे का काम था। मैंने उससे पूछा कि यह क्या है। वह बोली, यह कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोट किया कि वह हर वक्त गंदे और मैले कपड़े पहने रहती थी, लेकिन उसके पास हर तरह के रेशमी जोड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि यह लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम इन्हें पहनती क्यों नहीं? तो मेरी बात सुनकर वह रोने लगी। बस फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगी। इन कपड़ों को पहनकर मुझे ऊपर वाले से डर महसूस होता है। मैं यह नहीं पहन सकती। अगर तुम ले जाना चाहती तो ले जाओ। तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। तुम्हारा रंग भी गोरा है और तुम्हारे साइज के हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैंने किसी भी हालत में उसके यह कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जिद की। उसके बहुत ज़्यादा कहने पर मैंने एक चीज़ उसके कमरे से उठा ली। मैंने उससे कहा कि मुझे बस वह चुनरी चाहिए जो मुझे और कहीं नहीं मिली थी। अगर तुम मुझे दे ही रही हो तो यह दे दो। वह बोली कि हाँ, तुम इसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंतिम संस्कार पर ज़रूर आना। अपनी माँ की कसम खाओ, तब मैं तुम्हें यह डायरी दूंगी। मैंने जिज्ञासा के मारे उससे यह डायरी भी ले ली और अपने घर वापस आ गई। उसके पेट में जो दर्द था वह बढ़ता जा रहा था। मैं घर वापस आई। माँ ने मेरे हाथ में इतनी महंगी चुनरी देखी तो कहने लगी, बेटी यह तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं तो तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देती कि तुम खुद खरीद सको। सच सच बताओ कि यह तुमने किससे ली है? मैं माँ से कोई भी बात छुपा न सकती थी।
डायरी के अलावा हर बात मैंने अपनी माँ को बता दी। मेरी माँ ने यह सुना तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गईं। बोली कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तुम वही हरकत करती हो, और वह भी इस अंदाज से कि तुम्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। बेटी, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे बाबा को या मोहल्ले वालों को यह बात पता चली तो क्या कहेंगे? कल को उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो क्या तुम करोगी? वह तो मरने की बातें कर रही है, अगर वह मर गई तो फिर क्या होगा? माँ, आप कितनी खुदगर्ज हैं। माँ ने मेरी बातें सुनकर मुझ पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया कि मैं दोबारा उसकी घर की तरफ जाने के बारे में सोचूं भी ना। मैं पछता रही थी कि मैंने अपनी माँ को खामखा इतनी बड़ी बात बता दी, लेकिन मेरे पछताने का ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि 2 दिन बाद उस घर से मौत की खबर आ गई। पता चला कि वह लड़की जो अपने बाप के साथ अकेली रहती थी, वह यह दुनिया छोड़ चुकी है। यह बात सुनकर सब हैरान थे। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की कैसे अचानक बिना किसी वजह के मौत के मुंह में जा सकती है। सब लोगों को लगा कि वह बूढ़ा आदमी जरूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का कसूरवार है, इसलिए उससे पूछताछ की जानी चाहिए। सब लोग उसके घर में इकट्ठा हो गए। मेरे बाबा भी उसी घर में चले गए। बाबा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुमने अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजा? अब बूढ़ा रोने लगा। रो रो कर उसका बुरा हाल था। अब यह लोग उससे ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे, और फिर यह खबर पुलिस को दे दी गई। पुलिस को बताया गया कि यहाँ एक रहस्यमयी मौत हुई है, इसलिए इस मामले को कानूनी तौर पर छानबीन की जानी चाहिए। यह बात सुनकर बूढ़ा बहुत ज़्यादा रोने लगा। वह बोला कि मैं अपनी बेटी की लाश का अपमान नहीं होने दूंगा। यह कुदरती मौत मरी है। मैं नहीं जानता, वह काफ़ी समय से परेशान थी। मुझे नहीं पता कि उसकी परेशानी क्या थी। मैंने उससे बहुत पूछा, डॉक्टर के पास भी ले गया। मैं आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ऊपर वाले के लिए मेरी बेटी को थाने और कचहरी वगैरह का हिस्सा मत बनाइए। मेरे बाबा ने उस बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम होगा और उसकी छानबीन की जाएगी कि यह मौत कैसे हुई। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसकी आपकी बेटी की लाश का अपमान हो। अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर हैं तो हो सकता है कि कोई और उसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन बिना छानबीन के तुम्हारी बेटी का अंतिम संस्कार करने का मतलब यह है कि आप उसे इंसाफ से वंचित कर रहे हैं। यह उसका हक है। सारे मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद बूढ़ा उनके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी बूढ़े की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको शक था कि वह ज़्यादा मिन्नतें भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बेटी की मौत में खुद उसका हाथ है। आखिरकार पोस्टमार्टम के लिए लाश को थाने से अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बीच भगवान जाने क्या हुआ। जब वह बूढ़ा घर आया तो वह बहुत संतुष्ट भी था और हैरान भी था। उसके आंसू अब रुक चुके थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई। बाबा ने भी कहा कि वह बूढ़ा बेकसूर है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा, लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि हुआ क्या है। मैंने भी सोचा कि उस बूढ़े से जाकर पूछा जाए, लेकिन माँ ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था, इसलिए मैं यह बात अपने मुंह पर ही नहीं लाई। कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि वह डायरी जो मैंने उस लड़की से ली थी, और उसने मुझे यही बात कही थी कि जब मैं मर जाऊं तो यह डायरी मेरे बूढ़े बाप को दे देना। सोचा कि क्यों न जाकर मैं उसे दे आऊं। यह उसकी अमानत है। अगर मैं चाहूँ तो खुद भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन यह उसकी अमानत है तो मुझे उसे जाकर देनी चाहिए। वही एक पल था जिसमें मैंने यह फैसला किया कि मैं जाकर वह डायरी लौटाऊँ। मगर जैसे ही मैंने बूढ़े के दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर एक बड़ा सा ताला मेरा मुँह चिढ़ा रहा था। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला बूढ़ा अपना घर बेचकर यहाँ से चला गया है। उसने अपना कारोबार शुरू कर लिया है। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को कैसे गरीब से अमीर बना दिया। वह बाप जो पहले इस गरीब मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था, अब ऐसा कौन सा माल उसके हाथ लग गया कि वह बेटी की मौत के बाद अपना घर और कारोबार शुरू कर बैठा।
मैंने सोचा कि वह डायरी खोलकर मैं खुद पढ़ लेती हूँ, मुझे सारी हकीकत पता चल जाएगी। फिर अगर कभी वह बूढ़ा मुझे मिला तो मैं वह डायरी उसे दे दूँगी। मैंने वह डायरी पढ़नी शुरू की तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी हुई थी वह बहुत ही अजीबोगरीब थीं। बूढ़े की बेटी ने आंसुओं से भरी हुई बातें लिखी हुई थीं। बाबा जी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया उसमें गलती मेरी ही थी। आपकी परवरिश का कोई कसूर नहीं। अगर मैं बंटी की बातों में न आती तो वह उस दिन मुझे अपने घर ले न जाता, लेकिन बंटी की बड़ी सी गाड़ी देखकर मैं खो गई थी। मुझे लगा आपकी और मेरी सारी परेशानी बंटी से शादी करने से हल हो जाएंगी। मैं बंटी को किसी मसीहा से नहीं कमा कर रही थी, मगर बाबा वह मसीहा नहीं, वह तो भेड़िया निकला। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। मैं जब उसके बड़े से घर में गई तो उसने मुझसे यही वादा किया था कि वह मुझे उस घर की बहू बनाएगा, उस घर की रानी बनाकर रखेगा। लेकिन जब जाकर मुझे पता चला कि वह तो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है, मेरे पास और कुछ नहीं था। मैंने सामने पड़ी हीरे की चैन निगल ली। मैंने यही सुन रखा था कि हीरा निगलने से इंसान की मौत हो जाती है। वह बहुत बड़ा हीरा था, पता नहीं वह कैसे मेरे हलक से नीचे उतर गया। लेकिन फिर उसकी माँ आ गई और मैं बच गई, पर उसने मुझे थोड़ी देर उस कमरे में रखा। वह पल मेरी आत्मा के ऊपर हमेशा के लिए बोझ रहेंगे। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। बाबा, मैं यह बात कभी किसी डॉक्टर को नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ मैं इसी दर्द की वजह से मर जाऊं और मेरे पेट से निकलने वाला खजाना आपकी गुर्बत को मिटा दें। मैं आपकी गुर्बत की वजह से खुद को कोसती हूँ, क्योंकि आप अपने 4 बेटों को छोड़कर अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर यहाँ आकर रहे थे, और मैंने आपकी ही इज्जत दागदार कर डाली। बाबा, मुझे माफ़ कर देना। उस लड़की के गम और दुख का अंदाज़ा मुझे हो चुका था। पूरी डायरी पढ़कर यही सच सामने आया जो मैंने आपके सामने रखा। मैं हर बेटी से यही कहूँगी कि अपने पिता की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि पिता अपनी बेटी की इज्जत पर आँच न आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अगर अपने पिता की इज्जत कुछ पल और कुछ मीठी बातों के आगे गवा दे तो उस लड़की से बदकिस्मत कौन होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोज़ देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।